वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले आप लोगों ने 50 प्रश्न देख लिए होंगे सोशियोलॉजी का महासंग्राम वीडियो का। देखा कि नहीं देखा? देखा होगा। 50 प्रश्न, लगभग 51 प्रश्न मैंने बता दिया था। ये सारे के सारे प्रश्न आपके हो चुके थे। ये देखिए प्रश्न, ये सब आपके समक्ष आ चुके थे। आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को देखा होगा। ओके, इन सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली थी ऑलरेडी। और महासंग्राम सोशियोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर की रिवीजन क्लास चली थी, उसमें मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको प्रश्न उत्तर को आसानी से बता दिया था। तो सोशियोलॉजी का यह एक प्रकार से सेकंड भाग होगा, यानी महासंग्राम रिवीजन क्लास 2022 बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का ये पार्ट 2 होगा। कौन सा पार्ट होगा भाई? 2 होगा, यानी कि लास्ट पार्ट। तो इसी के अंतर्गत हम पूरा समझने का प्रयास करेंगे, यानी जितना आपका और भी प्रश्न बचे हुए लगभग 106-7 प्रश्न हैं, तो उन सभी को आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लेंगे। यानी लगभग जो है 56-57 प्रश्न के आसपास आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं कि जहाँ पर मैंने छोड़ा था आपको वहीं से प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने धर्म की परिभाषा आपको बता दी थी। यहाँ पर धर्म की परिभाषा हमने आपको बता दी थी। धर्म की परिभाषा क्या क्या बताई थी हमने? क्या बताई थी कि धर्म जो होता है आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। ये किसने कहा था? ये टायलर महोदय ने कहा था। यहाँ तक तो बातें हो चुकी थी भाई कि नहीं? जिनको नहीं पता एक बार फिर से सुन लीजिएगा। धर्म से चलिए मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ 50 नंबर प्रश्न से। धर्म को परिभाषित कीजिए। तो धर्म की परिभाषा देते हुए टायलर महोदय कहते हैं, एडवर्ड टायलर ये कहते हैं। और अच्छा, एडवर्ड टायलर ने एक सिद्धांत दिया है इसी को लेकर के, आत्मवाद। आत्मवाद का जो सिद्धांत है धर्म से ही संबंधित है। धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको लेकर के जो है टायलर महोदय ने, एडवर्ड टायलर ने, इन्होंने एक धर्म का आत्मवाद दिया है जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है, कि धर्म की उत्पत्ति मानववाद से मतलब आत्मावाद से हुई है, ये एडवर्ड टायलर मानते हैं। तो धर्म को परिभाषित करते हुए एडवर्ड टायलर कहते हैं कि धर्म जो होता है आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास होता है या आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास होता है, उसी को हम धर्म कहते हैं। ये एडवर्ड टायलर की बड़ी छोटी सी परिभाषा, ये तो हो गई आपकी। अगले विद्वान है आपके कि जो है कौन विद्वान है? सर जेम्स फ्रेजर। सर जेम्स फ्रेजर जो है ये धर्म की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे मानव को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। यानी कि वे शक्तियाँ या वे संबंध जो कि ये विश्वास जिन पे किया जाता है कि मानव को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करते हैं। धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना मानता हूँ जो कि मनुष्य को मार्ग दिखाने का काम करती हैं। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म के 4 महत्व लिखिए। तो हिंदू सामाजिक जीवन में यानी कि हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का 4 महत्व क्या क्या है? पहला महत्व यही है मेरे भाई हिंदू धर्म में कि धर्म ने व्यक्तित्व के निर्माण में, जो धर्म होता है उसने व्यक्तित्व के निर्माण में सदैव सहायता पहुंचाई है। इसीलिए हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्तित्व के निर्धारण के लिए धर्म आवश्यक होता है और पूर्ण रूप से धर्म जो होता है इसके माध्यम से आप एक सुशील, गंभीर, अच्छा ये धर्म, हिंदू धर्म खास करके जो है ये समानता की ओर अग्रसर है और ख़ास करके ये आपको बहुत अच्छी जो है विचारधारा देता है। गीता आप देखिए या फिर आप वेद देख लीजिए या फिर तमाम प्रकार के पुराण है, उपनिषद हैं, इनमें आपको तमाम प्रकार के ऐसे ज्ञान मिल जाएंगे जिन ज्ञान को आपको, ज्ञान लेने का मतलब ये कि जो उसमें करैक्टर बताए गए हैं उनको आप पालन, जैसे भगवान राम जी की जो रामचरितमानस है या रामायण महाकाव्य है, इन सभी के में जब आप राम जी को नायक की भांति पढ़ते हो तो राम जी के जो आचरण है उनको अगर आप उतार लें तो कितना चरित्र और कितना उज्जवल होगा भविष्य। तो आप सोचो कि राम जी के चरित्र को हम कैसे धारण करें। तो ये धर्म जो होता है धारण करना सिखाता है। धर्म में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात का मेंशन होता है। और इसीलिए धर्म जो होता है व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनालिटी होती है उसके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। वहीं दूसरा इसका ये है कि धर्म जो होता है सामाजिक नियंत्रण का भी एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। तो धर्म क्या है? सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। कौन? धर्म। ओके। तीसरी बात, धर्म ने व्यक्ति को कर्तव्यों का पालन करने के लिए सदैव प्रेरित किया है कि कौन सा कर्तव्य करना चाहिए और कर्तव्य आपको करते रहना चाहिए। ये बात यानी कर्म करना एक प्रकार से मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का एक प्रकार से परम जो है लक्ष्य है कि वो कर्म करे। कर्म अगर करेगा तभी उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए लक्ष्य साधने के लिए कर्म करना अनिवार्य होता है
और ये धर्म सिखाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म सामाजिक एकता का पोषक होता है। हिंदू धर्म में सामाजिक एकता आप देखेंगे मिलेगी। समाज में एकता रहे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रकार का मानना हो। आप देखो कुछ बाह्य आडंबर की वजह से आप देखते हो छुआछूत जैसी व्यवस्था। बाकी भगवान श्री राम कहते हैं कि राजा के यहाँ थे, क्षत्रिय थे, और वो जंगल में जाते हैं, सबरी जो कि जूठी फल रखी हुई है वो चक चक करके कि भगवान मेरे राम आएंगे, तो वहाँ पर जूठा फल सबरी जो एक प्रकार से पता नहीं कौन सी जाति की थी, तो क्या जाति पाति का अगर जो है तुलसीदास जी विरोध करते या भगवान राम ऐसा करते, तो एक प्रकार से आप सोचते कि जो है हिंदू धर्म में वो समानता नहीं है। हिंदू धर्म एक प्रकार से ऐसा धर्म है जो कि सभी को एक प्रकार से समानता देता है। अब उसमें आपको उठने लायक जो है इन्वायरमेंट चाहिए। अब आप कुछ जो है शंकाओं के कारण, कुछ डर करके, कुछ लज्जा के कारण से तमाम प्रकार की चीज़ें लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये कहना कि जो है बहुत ज़्यादा ये किया गया, अब कुछ नहीं, पहले कुछ बाह्य आडंबर या फिर एक प्रकार से कुछ कुरीतियाँ थीं, उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को सताया भी गया। मतलब कि सताने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे कि उनको एक प्रकार से कुछ चीज़ों मतलब कुछ चीज़ों से वंचित रखा गया। तो इस प्रकार से व्यवस्था थी। तो आजकल भी लोग उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कोट कर रहे हैं कि नहीं हिंदू धर्म में असमानता है या फिर छुआछूत जैसी भावनाएं पहले थी, कुछ लोगों ने किया था। धर्म में इस बात का मेंशन नहीं है कि आप किसी के हाथ का बनाना खाना है या नहीं खाना है। लोग इसलिए नहीं खाते थे, अब इसको गलत वे में, नकारात्मक वे में लोग ले रहे हैं कि हाँ पंडित लोग जो है बनाया नहीं खाते। अब कुछ पंडित तो उसी में वैसे हो गए कि अरे नहीं बनाया खाएंगे, अपना चाहे गंदगी में खा लें लेकिन अब सोचेंगे उसी में नहीं बनाया खाएंगे। ये कुछ लोगों की मानसिकता है। बाकी की मानसिकता की मैं बात बताऊं, शुरुआत के दौर में जो ऐसा हुआ होगा, ये जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि लोग स्वच्छ और सुथरा यानी साफ सुथरा भोजन करना चाहते थे। और ख़ास करके शूद्र लोग जो थे या फिर जो दलित लोग हुआ करते थे या फिर जो निम्न कास्ट के लोग हुआ करते थे, वो लोग बेचारे खेतों में काम किया करते थे। अब उनको उतना ज़्यादा नहाने धोने की तो फुर्सत है नहीं कि हमेशा क्रीम पाउडर लगा करके खेतों में जाएं, हल चलाएं, ऐसा तो था नहीं। तो इसीलिए वो लोग जो है कहते थे कि हाँ इनके यहाँ पे नहीं खाएंगे, ये लोग साफ़ सुथरा नहीं बनाते, कुछ लोगों का मानना ये। अच्छा, ये अलग अलग विचारधारा अलग अलग प्रकार से समाजों में अलग अलग समय पर परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें उस समय रही थी। लेकिन आज के परिवेश में आप देखेंगे सभी लोग साफ़ सुथरा बना करके खा रहे हैं, तो सभी लोग खा भी रहे हैं। अब हलवाई लोग चाहे जैसा बना दे, लोग खाते हैं। अब वो आडंबर या फिर जो करना है वो तो अलग चीज़ है ना। अब भाई आपको आपकी मर्जी है, आप खुद बना करके खाओ, किसी के हाथ के ना खाओ, तो उसमें किसी को कोई लज्जा या फिर किसी को कोई भय नहीं होना चाहिए, तो ये सब अलग की बात है। तो हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म के तमाम सारे महत्व हैं। और आज जो है हिंदू समाज में जो कुरीति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, उनको खास करके इन सभी चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि सनातन या हिंदू धर्म जो है परम पवित्र माना गया है और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे लोग दूसरे धर्म के लोग सीखते हैं। पूरे यूरोप में आप देखेंगे तो राधे कृष्ण का मूवमेंट चलता रहता है। राधे राधे जो जो अंग्रेज लोग खास करके आते थे इंडिया में, इंडिया की बुराई करते थे, आज वही लोग जो है राधे कृष्णा का जयकारा और जो है भजन गा रहे हैं। तो आप सोचो। चलिए, संयुक्त परिवार से क्या आशय है? तो संयुक्त परिवार में सामान्य नियम होता है, सामान्य रसोई होती है, उत्पादन की संगठित व्यवस्था होती है, संयुक्त पूंजी होती है, सामान्य भरण पोषण होता है, सामान्य धर्म एवं दायित्व होता है, और इन सभी का पारस्परिक रूप से निर्वाह कौन करता है? कर्ता जो होता है वो मुखिया होता है। और इसकी महत्वपूर्ण स्थिति कारण से हिंदू परिवार व्यवस्था को संयुक्त परिवार कहा जाता है। जो इसका भरण पोषण करता है, इन सभी चीज़ों को चलाता है, उसको कर्ता कहा जाता है। और हिंदू परिवार में आप देखेंगे खास करके तो संयुक्त परिवार व्यवस्था यानी ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलती है। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, सभी लोगों के लिए सामान्य नियम होगा, रसोई यानी खाना एक ही जगह बनेगा, ठीक है, और जो खेत पात होगा सब एक ही में होगा। पूंजी अगर इकट्ठा होगी तो मालिक के पास इकट्ठा होगी, मालिक से लोग मतलब कि कोई कमाओ आप तो उनमें से कुछ मतलब मालिक को दो पैसा, और मालिक क्या करेगा, सबकी जो इच्छाएं जो है पूरी करेगा। आप अपनी इच्छाओं के लिए कुछ चीज़ें कर लें, बाकी मालिक जो होता था सामान्य इच्छाओं को पूरा करता था, यानी जो करता हुआ करता था। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें थी। ये सब संयुक्त परिवार व्यवस्था, ज्वाइंट फैमिली। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए भैया। तो संयुक्त परिवार को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों, कई मूल परिवार एक, अच्छा ये डॉक्टर श्यामा यानी एस.सी. दुबे जो हैं,
जिनको श्यामाचरण दुबे कहा जाता है। पूर्ण नाम इनका श्यामाचरण दुबे है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में यस्सी दुबे आप लोगों ने सुना होगा। तो श्यामाचरण दुबे ये कहते हैं कि यदि कई मूल परिवार माने जैसे केंद्रीय परिवार, छोटे परिवार, तो जब कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और इनमें निकटता का नाता हो, नाता माने होता संबंध, ठीक है, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो सम्मिलित रूप से इसको ही हम संयुक्त परिवार कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। जैसे कि आपके चाचा हुए, आपके दादाजी हों, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, इसी प्रकार से बड़े पापा, बड़े मम्मी हो, तो इस प्रकार से जब परिवार बनता है तो वो परिवार कौन सा परिवार होता है? तो इसी परिवार को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। 54 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि संयुक्त परिवार की 4 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है धन का समान वितरण। संयुक्त परिवार में क्या होता है? धन का समान वितरण होता है। संयुक्त परिवार में धन का समान वितरण पाया जाता है। परिवार की संपत्ति पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता, सभी का समान जो है दायित्व होता है जो संपत्ति होती है। दूसरा इसकी विशेषता ये है संयुक्त परिवार की कि खर्च की बचत होती है। संयुक्त परिवार में क्या होता है भैया? संयुक्त परिवार में खर्च की बचत होती है, यानी संयुक्त परिवार में सम्मिलित आय तथा सम्मिलित खर्च होता है। सभी का आय, सभी का खर्चा सम्मिलित होता है, मिला जुला हुआ होता है। और सम्मिलित आय तथा सम्मिलित खर्च करने के कारण से बहुत से बेकार की वस्तुओं पर व्यय नहीं होने पाता है। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार में खर्चा भी कम आता है, यानी खर्च की बचत होती है। वहीं तीसरा इसका विशेषता ये संयुक्त परिवार की कि राष्ट्रीय एकता का प्रोत्साहन ही है। संयुक्त परिवार जो है ये क्या करता है? राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने वाला है। आप देखेंगे संयुक्त परिवार त्याग और सहकारिता का पाठ पढ़ाता है। संयुक्त परिवार में बड़े भाई के लिए छोटे भाई त्याग करते हैं, छोटे भाइयों के लिए बड़े भाई अपनी चीज़ों को त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? बड़े प्रेम भाव से लोग जुड़े हुए होते हैं और कार्य होता है। अब तो धीरे धीरे लोगों के मन में वैमनस्यता फैलने लगी है। टीवी सीरियल्स आ गए, सीरियल्स में तमाम प्रकार की टेक्निक बताई जाती है घर को बर्बाद करने की। आप देखेंगे कि घर को बर्बाद करने की बहुत सारी टेक्निक, एक आध उसमें खलनायक रहते होंगे, सीरियल में आप देखते होंगे एक आध औरत ऐसी रहती है हमेशा हर सीरियल में कि वो खलनायक का काम करती। खलनायक मतलब होता है गुंडे का कार्य करती, मतलब कि वो थोड़ा सा चुंगली तमाम प्रकार की इधर का उधर करने के लिए जानी जाती है। और मतलब थोड़ा सा डायन टाइप की होती है, मतलब कि थोड़ा सा दूसरे विचारधारा की होती है, कुछ बड़ी सज्जन विचारधारा की दिखाई जाएंगी। तो खास करके सज्जनता तो कोई नहीं लेता है आजकल के युग में। सज्जनता यानी जो अच्छाई सीरियल में दिख रही है उसको नहीं ले रही हैं आजकल की जो महिलाएं हैं या फिर जो हमारी बहनें हैं, वो खास करके जो बुराइयां उनको ले रही हैं। स्वतंत्र हैं, हम जो करना है करेंगी। या फिर जो पुरुष लोग हैं मूवीज़ देख रहे हैं, उनसे बहुत सारी प्रेरणा पाते हैं, उनसे तमाम प्रकार की उनके अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं। तो क्या होता है कि खास करके कोई स्त्री मान लेते घर पे आपके आई वो अब शादी होकर के आई, अब आप अपनी माता पिता को छोड़ करके वहाँ से आते हैं और आपकी जो है जैसे लड़का है, लड़के के माता पिता के पास लड़की आकर के रहती है, ठीक है, लड़की आकर के रही तो माता पिता को, जो माता पिता लड़के के हैं, उनको समझना चाहिए कि मेरी बेटी ही है ये, क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी को कहीं पर भेजा है। तो जब माता पिता अपने लड़की मतलब कि अपने लड़के की जो पत्नी यानी अपनी बहू है उसको जब बेटी की भांति देखेंगे, बेटी की भांति ज़्यादा उसमें कि ये मत करो वो मत करो, ज़्यादा टोक झोंक ना करें कि ऐसे तेल डालने लगे तो फिर कहें कि नहीं अरे आधे तेलवा डालो काहे पूरा डाल दी हूँ, यह प्रकार का रोक टोक, नमक डालना हुआ तो अभी नमक ज़्यादा हो गया सब्जी में आज, फिन जुड़ता है टोको। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं करना चाहिए। अगर ये सब आप करेंगे तो क्या होगा? मनमुटाव होगा और इससे घर जो संयुक्त परिवार होता है टूटने लगता है। और कोई लड़की ऐसी होती, कोई क्या लगभग आज की सभी लड़कियां ऐसी हैं, टिनिक पिनिक में ज़्यादा रहती हैं, मतलब कि जो है नाखून रखा लिया बड़े बड़े, उसमें नेल पॉलिश लगा लिया, बर्तन धुलने के लिए भी कहो तो कहेंगी मेरी जो है नेल पॉलिश ख़राब हो जाएगी, नाखून मेरा टूट जाएगा। इस प्रकार से मतलब इतना ज़्यादा वो हो चुका, बाह्य आडंबर हो चुका है, बाहरी आवरण इतना ज़्यादा है कि आप देखोगे लगेगा कि हाँ मतलब कि अब सज धज के सीरियल में आप देखो, सीरियल में कोई जो औरत होती है अधिकतर देखोगे कि एकदम से सजी धजी, मतलब हार गहना पहने, एकदम से बार एकदम कंघी किए, फिटो फिट एकदम से सेंट परफ्यूम मार के एकदम से खड़ी थी, जहाँ तो दुर्गा जी हैं एकदम से, मतलब ऐसा लगता है कि एकदम से अभी शादी घर में ठनी हुई है। और जो है जो पुरुष होते हैं उनमें देखो कुर्ता पैजामा कोट पैंट सूट पहन के घर ही में बैठे रहते हैं,
ये भाई इसको पहनने क्या मतलब है, घर में बैठ के कोट पैंट पहन के वो झाड़ रहे हो, तो ये सब अलग की चीज़ है। तो ये सब बाह्य आडंबर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो है इन सब में दिखाया था, और वही लोग फॉलो करते। तो लड़कियां क्या करती हैं, कभी कभी क्या होता है कि अपने माता पिता, जैसे कि अपने माता पिता से बहुत प्यार करेंगी और लड़कवा से कहेंगी कि खाए अब जो है चलो अलग रहते हैं कहीं पर, चलो शहर जो है वहाँ पे रहते हैं अकेले हम और आप, जहाँ कोई ना हो, ना हंसी हो ना वादिया, केवल तन्हाई हो और मैं और तुम हो। अब ये सब ये सब होने लगा है आजकल। तो होता क्या है कि बताओ, तुम तो अपनी माता पिता को छोड़ करके आई हो यहाँ पर, तो एक माता पिता आपको मिले हैं, उनकी सेवा पाती करो, अपना परिवार में खुश रहो। अकेले रहने में क्या जो है, एक प्रकार से जो व्यक्ति जीवन के गंतव्य को, जीवन के लक्ष्य को समझ जाता है वो ऐसे नहीं करता। और जो इस नश्वर शरीर पे एक प्रकार से, यानी कि जो क्षणिक आनंद के भोग के लिए अपने जो दीर्घकालीन जो भोग है उसको छोड़ देता है, वो व्यक्ति हमेशा दुखी पाता है। तो खास करके यही होता है, लोगों को अपने माता पिता ऐसे समझना चाहिए और तभी होगा। और अभी लड़की को माता पिता को कुछ कह दो, देखो घर में खाना नहीं बनेगा उसी दिन। अगला है, तो खर्च की बचत, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है। संयुक्त परिवार त्याग और सहकारिता का पाठ पढ़ाता है, इससे राष्ट्रीय एकता की भावना भी विकसित होती है। और अगला, संयुक्त परिवार का विशेषता यह है कि बड़े बूढ़ों का उपदेश इसमें होता है। बड़े बूढ़े जो होते हैं खास करके जब उपदेश देते, कुछ बातें बताते, अबे ज्ञान कह रहा है, बच्चे ही उसकी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बड़े बूढ़े इसलिए ज्ञान देते क्योंकि वो जब आपकी उम्र के थे उन्होंने वो गलती करी, उससे उनको ठोकर लगी, तो बताते हैं कि बेटा ये गलती ना करो नहीं तुमको भी ठोकर लग जाएगी। वो ये बताना चाह रहे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो बड़े बूढ़ों का उपदेश जो होता है, परिवार के वृद्ध व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न कार्यों को करने का निर्देश देते हैं। इनके इन मतलब कि जो बहुमूल्य उपदेश होते हैं, उनकी सहायता से जीवन का समुचित विकास संभव हो पाता है। इसीलिए संयुक्त परिवार इज़ अ बेटर फैमिली। तो आपको बता दूं कि ज्वाइंट फैमिली जो होती है वो अच्छी भी है, लेकिन क्या होता है कि आज के मतलब कि जो आज का वातावरण है, परिवेश है वैमनस्यता का, इसके हिसाब से गांव में आप देखेंगे आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि गांव में बहुत ज़्यादा ये सब होने लगा है। संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो रही, बर्तन फोड़ा फाड़ी चल रही है, दुनिया भर की नौटंकी हो रही है। ये सब किस कारण से हो रहा है? क्योंकि लोग शहरों की जो एक प्रकार से नगरवासिता है या शहरीकरण है उसका प्रभाव है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, और आजकल पूरा समाज जो है भ्रष्ट होता जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, 55 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, संयुक्त परिवार के 4 गुण बताइए। संयुक्त परिवार के 4 गुण बताइए भैया। पहला गुण कौन सा संयुक्त परिवार का? पहला गुण ये है कि बच्चों का समुचित पालन पोषण होता है। अगर मान लेते हैं महतारी या जो है माता जी की तबीयत खराब है तो चाची जुड़ते उठा ले लड़का का, आओ हमार बचवा हमार लड़का होए, वो का खिलावे लगी। इसी प्रकार से अगर चाची नहीं खा ली तो बड़ी मम्मी ने उठा लिया, ठीक है, या चाचा ने ले लिया। और खास करके गांव में देखेंगे जो लड़के होते हैं उनको पिताजी उसके कम, चाचा लोग ज़्यादा खिलाते हैं। चाचा जो होते हैं वही ज़्यादा लड़कों को बच्चों को खिलाते हैं, उनके पिताजी थोड़ा सा कम ही खिलाते हैं। मतलब कि खिलाते का मतलब ये है कि जो बच्चों को खिलाया नहीं जाता है, मतलब कि कहा था खिलाए लो बच्चों उनका, लड़कन का खूब बढ़िया खेलो उनके साथ, तो वो खेलने के लिए, ठीक। तो संयुक्त परिवार में बच्चों का क्या होता है, समुचित पालन पोषण होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परोपकारी एवं सामूहिक जीवन होता है ये। वृद्धावस्था में सुरक्षा इसमें बनी रहती है, क्योंकि आज हमने आपके लिए किया, तो जैसे संयुक्त परिवार है, 2-3 लड़के एक साथ हैं, मातारी बाप है, चाचा चाची हैं, तो सारे 3-4 लड़का है तो एकाध न एकाध लड़का तो करबे करे कोनो न कोनो काम। यानी अगर 2-3 लड़का जवाब देते हैं वृद्धा माता पिता की सेवा करने के लिए, तो तीसरा तो करबे करिए। इस प्रकार से क्या होता है, संयुक्त परिवार में वृद्धों जो वृद्धावस्था होती है उसमें सुरक्षा मिलती है। और क्या हम आप लोग वृद्ध नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भैया, हम लोग भी बूढ़े होंगे। तो हमको आगाह यानी कि भविष्य का सोचना चाहिए। अगर हम आज अपने माता पिता को कष्ट देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको भी कष्ट देगी, इनमें दो राय नहीं है। जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है वो व्यक्ति स्वयं उस गड्ढे में गिरता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्लियर है एकदम। तुलसीदास जी ने भी कहा है इस बात को लेकर के, तुलसीदास जी ने भी कहा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला आपका है कि नवीन पति पत्नियों पर हल्का भार होता है। नवीन जो पति पत्नी होते हैं उन पर हल्का भार होता है। अगर अकेले अभी आप शहर में चले जाओ, सारा भार होगा, दुनिया भर का टिटिम होगा। आपके मान लेते कि लड़का हुआ तो लड़के को जो है बुकवा तेल कौन लगाएगा? गांव में आपकी माता जी होती हैं, लगा देती हैं। खास करके यही सब होता है। संयुक्त परिवार का लाभ क्या होता है? बच्चे को तेल लगा दिया, बेबी जॉनसन वो अलग की बात है, आज चल रहा है ये सब। गाँव वगैरह में जो है सरसों को पीसा जाता है लोढ़े और सिर से,
लोढ़े और सिल से पीसने के बाद में उसको बढ़िया से लगाया जाता है, जिससे क्या होता है शरीर पर जो शरीर की जो त्वचा होती है वो मजबूत होती है, त्वचा के जो बाल होते हैं वो सही तरीके से निकल जाते हैं, और तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। और तेल सरसों का बढ़िया पिराया हुआ घर का वो लगाया जाता है, जिससे बच्चे की शरीर मजबूत होती है, बच्चा कुष्ठ मतलब एक कुष्ठ बोल रहा हूँ, बच्चा एक प्रकार से हष्ट पुष्ट होता है। और क्या होता है बच्चा और मजबूत होता है, शरीर से गिर जाता है भी तक तो खस से तो कोनो दिक्कत नहीं होती है। खास करके मैं बताऊं हमारे घर की हाल, हमारी एक छोटी मतलब हमारे चाचा जी की एक लड़की है, तो वो लड़की छोटी सी जब थी तो हमारे जो छत लगा था उसमें जो आंगन होता है उसमें ऊपर खुला हुआ छोड़ा जाता है, नया नया घर बना था, तो उस पर हमारी चाची की लड़की जो थी वो खेल रही थी छत पर। और क्या हुआ कि मतलब कि और सब लोग इधर उधर बातें कर रही थी वहीं छत पे बैठ करके, और वो खेलते खेलते क्या हुई उसी छत के किनारे आई उस पे आंगन में, और उसी ऐसे इतना ज़्यादा गड्ढा ऐसे था छत पे, उसमें सरिया वरिया कुछ लगी नहीं थी, ठीक है, और खुला हुआ था। अब ऐसे आई इधर से गिरी बेचारी वो नीचे, और नीचे फर्श लगी थी, आंगन में फर्श लगी थी, लेकिन ऊपर से गिरी और नीचे गिरी और कुछ हुआ ही नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, एकदम से मान लीजिए 100% बता रहा हूँ, उसको कुछ हुआ नहीं। और जब उससे पूछा गया, अभी अपनी आंखों देखा हाल मैं बोल रहा हूँ, जब उससे हम लोगों ने पूछा कि बच्ची क्या हुआ तुमको, बच्ची का हुआ, तो कही दुर्गा जी हमें लोक ली, ऐसे बोली, मतलब कि माता रानी ने हमको बचा लिया, ऐसे बोली। अब आप सोचो छोटी सी बच्ची जो एक साल के आसपास की थी, 1 या 1.5 साल के आसपास की, 1.5 साल के आसपास की थी, उसको क्या पता है सांसारिक चीज़ें, लेकिन वो अब बोल दी कि दुर्गा जी मुझे जो है बचा ली। वहाँ से छत से गिरी, और छत मेरा 12 फुट ऊंचा मतलब कि 12 फीट की ऊंचाई पर है, आप सोचो वहाँ से गिरी और बच गई। तो ये सब क्या होता है संयुक्त परिवार में, खास करके आप देखेंगे तो अगर बच्चा एक लोग कहीं पर कुछ काम हो रहा दूसरा लोग बचा लिया, तो संयुक्त परिवार इस प्रकार से ठीक है। अगला बस देखिएगा 56 नंबर, संयुक्त परिवार के 4 दोस्त बताइए। अच्छा, संयुक्त परिवार के दोस्त भी होते हैं। संयुक्त परिवार में द्वेष और कलेश का केंद्र है, क्योंकि द्वेष और के जब एक ही सथवे आप लोग रहोगे, जैसे 4 भाई हो, एक कई ठेना रहा तो घर नहा, तो वही कभी क्या होगा कि कभी मान लेते हैं आप नहाने जा रहे हो, कभी वो नहाने, या फिर किसी भी बात को लेकर के, और खास करके जो है पुरुषों में तो कम इधर उधर की बातें होती हैं, औरतों में ज़्यादा टिनिक पिनिक रहता है कि ये थोड़ी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, उसको जो है जहन में नहीं बैठाएंगी, तुरंत जो है टिनिक पिनिक होने लगेगा, बस उसी में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, और फिर आपस में फिर पुरुष लोग भाई अब उनकी अर्धांगिनी है उनको लेकर के आए हैं अपने बलबूते पर, तो खास कर क्या होता है उनकी तरफ से, चले हाँ, अरे वो पानी वाला आ गया था, चलिए हाँ। तो संयुक्त परिवार के 4 दोष जो है क्या क्या है बताने का प्रयास करें। तो पहला दोष है भैया कि द्वेष एवं कलेश का केंद्र होता है, यानी कि संयुक्त परिवार में द्वेष ईर्षा कलेश जो है ये फैलने शुरू हो जाती है लोगों के, चूंकि वो लगातार एक ही साथ रहते हैं, अगर इधर उधर रहे लोग तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात है इसमें स्त्रियों की दुर्दशा भी होती है, कभी कभी क्या होता है खाना वाना बनाने के लिए थोड़ा लंबा परिवार है, मान लेते हैं कि उसमें बहुत देर तक खाना बनता है, ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है, इससे दिक्कत होती है, तो स्त्रियों की दुर्दशा भी कहीं ना कहीं पे होती है। और तीसरी बात है कि बाल विवाह को प्रोत्साहन भी संयुक्त परिवार में मिल जाता है, अधिक संतान उत्पादन भी इसमें आप देखेंगे, चूँकि लंबा परिवार है, वही 10 परिवार में बढ़ जाए तो कम संतान उत्पादन, इसमें चूँकि होता है कि अपने आप को तो पालन करना नहीं है, कमा रहे हो तो मालिक जी है, ये है वही काम करें करता जो होता है शरीर उसका। अगला देखेंगे 57 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, संयुक्त परिवार को विघटित करने वाले 4 कारक लिखिए। यानी जो आज संयुक्त परिवार विघटन हो रहा है संयुक्त परिवारों का, भारतीय जो परंपरा में संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली चल रही थी, वो ज्वाइंट फैमिली अब भी बट रही है, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो रही, विघटन हो रहा है उसका, क्यों हो रहा है इसी का कारण। पहला कारण है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, टीवी सीरियल्स या फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता यानी कि जो पश्चिम के देश हैं उन देशों की सहायता, मतलब कि उन जो देशों की जो सभ्यता है उसको लोग अपना रहे हैं, जबकि यार अपने यहाँ की सभ्यता इतनी अच्छी है कि जो पाश्चात्य लोग हैं वो अपना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो साड़ी जो अंग्रेज़ की औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, अंग्रेज महिलाएं हैं, वो साड़ी पहन रही हैं, वो साड़ी में एक प्रकार से घूम रही हैं, और आजकल की हमारे यहाँ की औरतें जो हैं वो वहाँ का जो है देख करके और साड़ी को त्याग करके एक अन्य वस्त्र धारण कर रही हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है वो हम उनका धारण कर रहे हैं, वो हमारा धारण कर रहे हैं, तो पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है। यानी संयुक्त परिवार को विघटित करने का प्रमुख कारक पाश्चात्य सभ्यताओं का संघात है। नवीन विचारधारा देश में प्रचलित होती जा रही है, और इस कारण से लगातार लोग अलग अलग प्रकार से केंद्रीय परिवार में टूटता जा रहा है जो संयुक्त परिवार है। दूसरा कारण इसका ये कि स्त्री शिक्षा,
स्त्री शिक्षा भी संयुक्त परिवार को विघटित कर रही है। लड़कियां पढ़ रही हैं, स्त्रियां पढ़ रही हैं और अधिकांश शिक्षित स्त्रियां संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती हैं। वो कहती मैं शिक्षित हूं और चलो अब शहर में रहा जाए, या फिर यहाँ पर चलो, यहाँ पर उतनी सुविधा नहीं है। इस प्रकार से स्त्रियां आती हैं घर में, तुरंत कहती अब चलो आगे चलो, दूसरे परिवार में चलो, या फिर बांट दो मेरा, या इसी प्रकार से आगे चल करके शहर में रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। अब धीरे धीरे शहर में रहते रहते क्या हुआ कि वो जो है वहीं पर रहने लगी, और इस प्रकार से क्या हुआ कि संयुक्त परिवार जो है विघटित हो गया। ठीक, तो स्त्री शिक्षा भी इसमें एक प्रकार से महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा कारक है संयुक्त परिवार के विघटन होने का, पैतृक संपत्ति का वितरण। यानी संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन तभी से प्रारंभ हो गया था जब से मनुष्यों में पैतृक संपत्ति के विवरण मतलब वितरण के भाव उत्पन्न हुए थे। यानी कि जैसे बप्पा के पास मान लेते हैं कि 10 बीघा या 20 बीघा खेत है, 20 बीघा खेत है, 4 लड़के हैं बप्पा के, यानी कि किसी पिता के 4 लड़के हैं, 20 बीघा खेत है। तो अब 4 लड़के में कितने कितने आएगा, 5-5 बीघा आएगा, 5 को 20, तो 5-5 बीघा आ रहा है। तो उसको बांटने में क्या होता है, संयुक्त परिवार बांटते हैं तो उसी बंटवारे में ही क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है उसका। देखिए दूसरे गांव में ही आप देखेंगे कि दूसरे के घर से लगाव है और बगलिए पर ही चाचा से मारपीट। हर दुनिया मतलब भारत का ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके आस पड़ोस वाले से विवाद ना हो। कहा जाता है कि जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ खटपट लागे रहते हैं। तो जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वहाँ खटपट लागे रहते। गांव के एक प्रकार से ही हुआ, जैसे झगड़ा भाग्य हो यहाँ मान लेते हैं गाँव में, तो दूसरे लोग पहुँचे हैं तो कहें अरे यार 4 बर्तन है वहीं पर खटपट लगे, जहाँ 1 बर्तन है वहाँ खटपट कहाँ लगेगा। तो इसका कहने का मतलब जहाँ 4 लोग रहेंगे वहीं पर झगड़ा लड़ाई होगी, और जहाँ पर अकेले रहोगे तो कहाँ बयारी झगड़ा करोगे, हवा से झगड़ा करोगे। तो पैतृक संपत्ति में वितरण करने को लेकर के, और भारत में खास करके देखेंगे हर एक गांव मतलब आस पड़ोस से झगड़े रहती है। थोड़ा सा ना झगड़ा रहेगा तो क्लेश रहेगा, ये थोड़ी बात जरूर है। हमेशा पूरे भारतीय गाँव की यही सबसे बड़ी विशेषता मान लीजिए आप, और आंतरिक विशेषता बता रहा हूँ आपको। चौथा कारक ये है कि व्यक्तिक परिवारों का विकास, यानी कि व्यक्तिक परिवारों के विकास से संयुक्त परिवार विघटन हो रहा है। व्यक्तिक परिवार माने कि माता मतलब कि जो है माता पिता और उसके अविवाहित जो बच्चे होते हैं आपके व्यक्तिक परिवार या केंद्रीय परिवार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर प्रश्न, वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, जब एक वर्ग पूर्णतः अनुमानसिकता पर आधारित होता तो उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। तो वर्ग जो होता है एक विशेष लोगों का संगठन होता है जो कि किसी आर्थिक हिसाब से एक दूसरे वर्ग से अलग होते हैं, या धार्मिक हिसाब से अलग होते हैं, या फिर अन्य किसी हिसाब से। तो सामाजिक वर्ग का तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से होता है जिनकी किसी समाज में समान स्थिति होती है। जब समाज के कुछ लोगों में एक समान समानता होने के कारण से उनकी स्थिति में समानता होती है तो इन समान स्थिति प्राप्त व्यक्तियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी कि एक ही समान, एक ही आर्थिक स्थिति, एक ही सामाजिकता, एक ही संस्कृति के लोगों को खास करके हम एक वर्ग का समझते हैं। जैसे एक पूंजीपति वर्ग होगा, एक सरबारा, जिसके एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। ओके, 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, वर्ग को परिभाषित कीजिए। तो वर्ग की परिभाषा देते हुए समाजशास्त्र के बड़े फेमस 2 विद्वान आगबर्न और निमकाफ कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग होता है, यानी व्यक्तियों का योग या समूह, वैसे योग व्यक्तियों का जोड़, तो व्यक्तियों का ऐसा योग होता है जिसका आवश्यक रूप से एक निश्चित समाज में समान सामाजिक पद हो। यानी सामाजिक पद जो हो, सामाजिक स्तर जो हो उनका समान हो, समाज में उनका स्ट्राटिफिकेशन जो हो वो सेम हो, और जिस भी समाज में ऐसे लोगों का समूह इकट्ठा होता है ऐसे लोगों के योग को ही हम वर्ग कहते हैं। ठीक, लेपियर महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए, वर्ग की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह होता है जिसे कि संपूर्ण जनसंख्या में एक विशेष स्थान अथवा पद होता है वो प्रदान किया जाता है। ये वर्ग की परिभाषा को देते हुए लेपियर महोदय कहते हैं। तो सामाजिक वर्ग यही होता है। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा, सामाजिक वर्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पहला विशेषता सामाजिक वर्ग की ये है कि सामाजिक वर्ग ऊंच नीच की भावना या मनोवृत्ति या प्रत्येक वर्ग के सदस्य अपने दूसरे वर्गों के सदस्यों के प्रति ऊंच नीच की भावना या मनोवृत्ति रखते हैं। कैसी? ऊंच नीच की भावना रखते हैं या ऊंच नीच की मनोवृत्ति रखते हैं। ठीक है, कि हम ऊंच हैं, तुम नीच हो, इस प्रकार से हम बड़े हैं आप छोटे हो, इस प्रकार की विचारधारा।
अगला प्रश्न आपका है इसकी विशेषता कि जो है आधार वर्ग निर्माण के अनेक आधार होते, मतलब कि वर्ग निर्माण के अनेक आधार होते हैं, जैसे कि धन हो गया, आयु हो गया, लिंग हो गया, योग्यता हो गया, राजनीतिक शक्ति हो गई। यानी धन के हिसाब से वर्गों का निर्धारण होता है, आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से और राजनीतिक शक्ति आपकी कितनी है उसके हिसाब से समाज में वर्गों का निर्धारण होता है। यानी वर्ग के निर्धारण में ये स्रोत का काम करते हैं, आधार का काम करते हैं। धन, जिसके पास धन ज़्यादा है वो अमीर वर्ग हो गया, जिसके पास धन कम है वो गरीब वर्ग हो गया, जो आयु में बड़ा है एक प्रकार से तो उसका एक प्रकार से वर्ग, जो आयु में छोटा उसका अलग वर्ग, इस प्रकार से चीज़ें। महिला वर्ग, पुरुष वर्ग तो लिंग के आधार पर हो गया। ठीक। 61 नंबर प्रश्न देखिएगा, हिंदू विवाह के उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य हिंदू विवाह का ये है कि हिंदुओं में विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करना। चूँकि हिंदुओं में क्या होता है, सभी धार्मिक कार्यों के निष्पादन के लिए पति एवं पत्नी का एक साथ भाग लेना आवश्यक माना जाता है। कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो पत्नी को बगल में बैठा करके गांठ जुड़वाई जाती है और गांठ जोड़ने के बाद में भी जो है पंडित जी जो है क्या करते हैं, पवित्री धारण करवा करके मंत्र उच्चारण करते हैं और पूजा पाठ संपन्न होती है। तो हिंदुओं में खास करके विवाह हो या कोई भी चीज़ हो, मतलब कि विवाह में खास करके अगर विवाह होता है तभी पति पत्नी इकट्ठा होते हैं, सामाजिक संस्था होती विवाह जिसके द्वारा पति और पत्नी इकट्ठा होते हैं और समाज उसको उसके द्वारा प्राप्त जो संतान होती है उसको वैल्यू प्रदान करती है कि हाँ फलानवा का लड़का है। अगर विवाह से पहले किसी का लड़का हो जाता तो समाज उसको वैल्यू यानी कि उसको क्या कहता है, नाजायज़ औलाद बोला जाता है, चूँकि उसको समाज वैधता नहीं देता है, जबकि उसकी लड़के की उसमें कोई गलती नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर पर मतलब कि दूसरा पॉइंट ये है, यानी कि दूसरा उद्देश्य ये हिंदू विवाह का प्रजा संतान यानी कि प्रजा उत्पन्न करना यानी संतान उत्पन्न करना। हिंदू परिवार का दूसरा उद्देश्य है पैतृक ऋण चुकाना। यानी हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के ऋण चुकाने पड़ते हैं। पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है गुरु ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। तो जो पितृ ऋण होता है, जो पितृ ऋण होता है, पैतृक ऋण होता है, इसमें आप देखेंगे श्राद्ध वगैरह में आप देखते हैं लड़का जो होता है वो पिताजी को अपने पानी देता है। तो खास करके संतान उत्पत्ति के लिए या फिर अपने आप को मोक्ष प्राप्ति के लिए, ऋण से मुक्ति के लिए ये चीज़ें होती हैं। अगला उद्देश्य हिंदू विवाह का रति यानी आनंद की प्राप्ति। ठीक है, हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य है रति यानी कि आनंद प्राप्त करना, यानी कि विवाह यौन संतुष्टि के लिए, यानी जो काम वासना होती है मनुष्य के अंदर उसकी पूर्ति का एक साधन होता है। तो तीसरे नंबर पर यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है, ताकि जो है समाज में मतलब कि एक प्रकार से जो अव्यवहारिकता है समाज में, अमानवीय जो कृत्य हैं, बलात् चीज़ें जो है, यानी कि लोग जो है अलग अलग प्रकार चीज़ें ना करें, इसके लिए विवाह जैसी संस्था बनाएगी, ताकि जो है समान एक प्रकार से जो है विषमलिंगी जो है लोगों को इकट्ठा किया जाए, ताकि क्या हो, दोनों लोग आपस में अपनी काम वासना की पूर्ति करें और इस प्रकार से उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हो उसको वैधता प्रदान करना समाज की जो संस्था है विवाह के द्वारा ही प्रदान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये तीसरे नंबर पर आता है आनंद की प्राप्ति। ओके, तो विवाह का तीसरा उद्देश्य है। अच्छा लो, यहाँ पर तो आनंद की प्राप्ति, और जहाँ पर आप देखोगे बड़े बड़े जो लोग जो शादी करके जाते हैं, अबे शादी कहते हैं कि शादी करने में बहुत दुख होता है बाद में जा करके, खास करके होता जिम्मेदारी है। शादी करने के बाद में क्या बढ़ जाता है, शादी करने के बाद में लड़कों की दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक दूसरे के प्रति। अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करनी पड़ती है कि लड़की को कुछ चाहिए तो लड़कों को, मतलब एक प्रकार से लड़का जो है उसको ला कर देना चाहिए। लड़के को मान लेते हैं कि समोसा खाना है या फिर मान लेते हैं उसको आलू भरा पराठा खाना, तो जो है लड़की को बनाना चाहिए, उसको उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि जब आप एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे तभी आपका रिलेशनशिप ठीक तरीके से रहेगा। अगर आप एक दूसरे के मनोभावों को नहीं समझेंगे, यानी कि जब भी झगड़ा वगैरह कभी हो आपसे या कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत बोले, तो आप एक बार उसको सोचो कि आखिरकार इस व्यक्ति ने हमको गलत क्यों बोला, उसको लेकर के आप उस व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को जो है उपस्थित करके सोचो कि अगर मैं इस व्यक्ति के स्थान पर होता तो मैं क्या करता। और जिस दिन आप लोगों ने ये सोच लिया कि जिस दिन मैं मतलब इस व्यक्ति के स्थान पर होता तो मैं क्या करता, तो आप भी शायद वही करते जो उस बंदे ने किया था, या हो सकता है उससे थोड़ा सा भिन्न करते, लेकिन कुछ ना कुछ आप करते ज़रूर। तो इसीलिए आप जो है परिस्थिति
और समय के हिसाब से सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, तब झगड़ा वगैरह कभी किसी से नहीं होगा। आप सोचो कि भाई उसकी भी एक जान है, वो भी मनुष्य ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो दोनों को एक प्रकार से दोनों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, तभी घर आगे बढ़ता है और तभी सारी चीज़ें होती हैं। 62 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, विवाह को परिभाषित कीजिए। खास करके मैं इतना ज़्यादा लेक्चर वगैरह आपको देता नहीं हूँ किसी वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में इसलिए दे रहा हूँ ताकि समाज में जो वैमनस्यता फैली है उसको पटरी पर लाया जा सके। थोड़े थोड़े माध्यम से अगर हम सोच रहे हैं हमारे बताए गए विचारों से अगर एक आध दो लोग प्रभावित हो गए तो एक आध लोगों का घर अच्छे तरीके से चलेगा और वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ठीक, तो विवाह को परिभाषित कीजिए। और विवाह वगैरह या संयुक्त परिवार पढ़ा रहे हो, परिवार पढ़ा रहे हो, विवाह पढ़ा रहे हो, तो इसमें तो ज्ञान देना पड़ेगा। अब इसमें जिन व्यक्ति को नहीं पता कि भाई ज्ञान सर जी यहाँ पर फर्जी में बोल रहा है या बहुत बोलता है, तो इसमें भाई आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहेंगे जिनको लगता है कि इस प्रकार से फर्जी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने एक वीडियो में क्या हुआ था कि मैंने इस प्रकार से या फिर कुछ ऐसी बातें थी कि मैंने उसमें समझाया था थोड़ा सा अच्छी बातें, तो उसमें कहा था भाई ज्ञान मत बता, जो है पढ़ा तू जो पढ़ा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट बोलता चला जाए, इस प्रकार चीज़ें हुई थी। बट वो छोड़िए, वो उन लोगों की मानसिकता छोटी है और दीर्घकालीन मानसिकता वाले खास करके हमारे बच्चे जो हमारे प्रिय छात्र छात्र हैं वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। कुछ लोग तो हैं अराजकता तो जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, चाहे वो चैट सेक्शन की बात हो और चाहे अलग अलग स्थानों पर। तो विवाह को परिभाषित कीजिए भैया। तो विवाह जो होता है स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली क्या होती है, एक संस्था होती है। कि पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने से पहले एक लड़का एक लड़की एक साथ किसी समाज में नहीं रह सकता है जब तक कि उसकी शादी ना हो गई हो। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष को एक साथ या फिर पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था को ही विवाह कहते हैं। ये परिभाषा जाने माने जो है सोशियोलॉजिस्ट की है, जाने माने समाजशास्त्री हैं बोगाडर्स, उन्होंने परिभाषा दी है कि विवाह जो होता है वो स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है विवाह, ये कथन किसका है, तो आप बताएंगे बोगाडर्स का है। एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछता है लिखित वालों कि विवाह को परिभाषित कीजिए और विवाह के उद्देश्य बताइए, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आप इन मतलब ये मत सोचिए कि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके माध्यम से आप दो विद्वानों के विचारधाराओं को आप अपनी पुस्तक में लिख दीजिएगा, मतलब कॉपी में, और उसके बाद में अपनी विचारधाराएं जो आपके मन में है, ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर आप कॉपी में लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ओके, दूसरी जो परिभाषा है, विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका होता है, ये गिलिन और गिलिन ने कहा था। तो विवाह की दो परिभाषा फेमस। अगला प्रश्न आपके समझ 63 नंबर, हिंदू विवाह की 4 विशेषताएं लिखिए। हिंदू विवाह की 4 विशेषताएं ये निम्न है। पहली विशेषता हिंदी मतलब कि हिंदू विवाह की पहली विशेषता ये है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। तो हिंदू विवाह क्या है, एक संस्कार होता है, जबकि मुस्लिम विवाह क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ईसाई विवाह क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो है क्रिश्चियन मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और हिंदू विवाह क्या है, एक संस्कार होता है। जो है हिंदू विवाह या हिंदू मैरिज इज अ संस्कार। ओके, तो एक धार्मिक संस्कार है, यानी भारतीय धर्म ग्रंथों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, एक विवाह, हिंदुओं में क्या होता है, एक विवाह होता है। हिंदू विवाह की दूसरी एक प्रकार से प्रमुख विशेषता यह है कि ये एक विवाह होता है और इसे प्रारंभ से ही आदर्श विवाह माना जाता है, एक विवाह को, यानी कि एक पुरुष के एक ही पत्नी होगी, एक ही पत्नी के एक ही पति होगा, ये विचारधारा। खास करके आप देखेंगे जनजातियों में क्या होता है, अच्छा मुस्लिम लोगों में क्या होता है कि 2-3 बीवियाँ रखने का एक प्रकार से या स्त्रियों को रखने की छूट थी पहले, अब भी जो है भी है। और पहले के ज़माने में जो समर्थवान होते थे, जैसे राजा महाराजा होते थे, तो 2-3 उनके यहाँ रानियाँ रहती थीं, जो पसंद आती थी उनसे साथ शादी करते थे, खास करके ये व्यवस्था थी। लेकिन जो आम जनता थी या फिर सामान्य जन थी वो एक ही शादी किया करते थे, क्योंकि एक ही शादी का निर्वाह कर ले अगर सही तरीके से तो वही सारी चीज़ें ठीक है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास धनमता है, वो कई शादियाँ करें, तो उनके लिए भाई समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की नाई। अब बाढ़ आ जाती है, उसमें आपका घर गिर गया, सूर्य भगवान के प्रकाश से कोई व्यक्ति मर गया, तो उसमें सूर्य भगवान को दोष थोड़ी ना लगता है। या जल आया, जल ने आपका घर गिरा दिया, तो आप पानी के ऊपर केस करोगे, पानी को दोष लगेगा, नहीं लगेगा ना। रवि पावक सुरसर की नहीं, आग लग गई, आपका घर जल गया, तो क्या आग को दोष देंगे कि आग लगने से घर जल गई, आग का क्या कर लेंगे आप। तो आग, रवि यानी सूर्य, और पावक यानी अग्नि, मतलब अग्नि, पावक और जल, ये क्या है, ये समर्थवान है। समर्थवान को दोष नहीं होता। राजा महाराजा चूंकि उनके लिए 7 खून माफ बोला भी गया था,
राजाओं को 7 कोण माफ़ होता था, मतलब कहा जाता था ऐसा, लेकिन फिर भी अब मतलब कि पहले था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो एक विवाह जो है सबसे प्रचलित और सबसे अच्छा विवाह माना जाता है, हमारे ख्याल से यही सही है। 2-3 औरतें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें क्या होगा कि कला फैलेगी, वैमनस्यता फैलेगी। एक दूसरे के लड़के क्या होंगे, जैसे कि आप बादशाहों में देखिएगा, जैसे हिंदुओं में खास करके क्या हुआ है, कुछ एक आध राजाओं में ऐसे हुआ कि वो अपने पिताजी को मार करके सारी चीज़ें करी। मुस्लिम आक्रांताओं में जो आए यहाँ पर, वो लोग क्या किए यहाँ पर आकर के, उन लोगों ने शादियाँ करी, 3-4 शादियाँ करी। उनकी जो पत्नियाँ थी, उनसे जो लड़के हुए, उनसे क्या हुआ, लड़के हुए, लड़कों के होने के बाद में क्या हुआ, आपस में लड़के झगड़ा कर रहे हैं, उसमें चाल चली जा रही है कि हमारा लड़का राजा बनेगा, करी हमारा लड़का राजा बनेगा, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से चीज़ें, और इसी कारण से जो है उसमें वैमनस्यता फैलती है, विद्रोह होता है, खास करके पिता को मार ही दिया जाता है। तीसरी जो है हिंदू विवाह का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अंतर विवाह होता है इसमें, यानी हिंदुओं में विवाह अंतर विवाही है, अर्थात प्रत्येक हिंदू को अपनी ही जाति से विवाह करना पड़ता है। ये अंतर जाति विवाह, यानी कि अपने अंदर ही, मतलब कि अपनी जाति के अंदर ही विवाह करते हैं ये लोग। मतलब जैसे कि शुक्ला है, मतलब कि जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य है तो वैश्य में, शूद्र है तो शूद्रों में विवाह होता है, इस प्रकार से। चौथी विशेषता है कि सगोत्र, सप्रवर और सपिंड बहिर्विवाह होता है इसमें, यानी कि यद्यपि हिंदुओं में अपनी ही जाति में विवाह करने की प्रथा रही है, फिर भी अपने गोत्र में विवाह नहीं होता है, अपने प्रवर में, अपने सपिंड में इस प्रकार से विवाह नहीं किया जाता। यानी कि कोई आपका गोत्र है, गोत्र मतलब समझते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, तो मैं शुक्ला हूँ। अब ऐसे मेरा एक प्रकार से गोत्र है, मेरा गोत्र तो गर्ग है, और मैं मामखोर शुक्ला हूँ। तो कहने का मतलब ये है मेरे कि अगर मामखोर शुक्ला की कोई लड़की होगी तो मेरी शादी उससे कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरी बहन है। ठीक है, या गर्ग गोत्र की कोई लड़की होगी तो भी, अब सपिंड सप्रवर, प्रवर माने यही हो गया, सपिंडो माने यही हो गया कि एक प्रकार से मामखोर शुक्ल है तो मेरी शादी नहीं होगी। ठीक है, शुक्ला है तो हो जाएगी, शुक्ला है तो हो जाएगी, लेकिन वो कोई दूसरी शुक्ला हो तो भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा संशय होता, लेकिन अगर दूसरी शुक्ला है हो जाएगी। पिंड चूंकि उसका बदल गया, सप्रवर उसका बदल गया, और उसका गोत्र भी बदल गया। सगोत्री विवाह हिंदुओं में नहीं होता, सपिंडी विवाह नहीं होता, सप्रवरीय विवाह नहीं होता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर गर्ग गोत्र की कोई लड़की है, तो गर्ग की गोत्र की, तो उसका मतलब कि जैसे कि शुक्ला ही हुई, तो गर्ग गोत्र यानी गर्ग मुनि जो थे, उनसे जो उत्पन्न संतानें, तो वो सब हमारी क्या हैं, बहनें हैं। तो इस प्रकार से उनसे हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो हिंदुओं में खासकर क्या होता है, सप्रवर, सगोत्र और सपिंड, इस प्रकार से इनमें बहिर्विवाह होता है, यानी कि इसमें विवाह नहीं होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे शुक्ला है तो पांडे विवाह हो गया, मिश्रा में हो गया, तिवारी में हो गया, इस प्रकार से होता है। 64 नंबर प्रश्न है, पिछड़े वर्गों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता ये कि अन्य जाति के समान पिछड़े वर्गों की सदस्यता भी जन्म के आधार पर ही निर्धारित होती है। पिछड़े वर्गों की पहली विशेषता क्या है, अन्य जाति के समान ही जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनकी सदस्यता भी किस हिसाब से, जन्म के आधार पर होती है कि हाँ ये इस जाति के हैं। दूसरी बात है कि प्रायः पिछड़े वर्ग लघु भूस्वामी होते हैं, इनके पास खेत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी खेत होता है, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतः क्या करते हैं, कृषि पर आधारित होते हैं, कृषि करते हैं, इनके पास कृषि के लिए खेत वगैरह हुआ करते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, पिछड़े वर्गों से आप क्या समझते हैं। तो सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सवर्ण जातियां तथा अनुसूचित जातियों के बीच की जो अन्य जातियां होती हैं, विकास के अवसरों से जो जातियां वंचित रह गई हैं, उन्हीं को हम पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, अन्य पिछड़े वर्गों की 4 समस्याएं लिखिए। 4 समस्याएं क्या क्या हैं अन्य पिछड़े वर्ग की भाई। पहली समस्या है सामाजिक समस्या, अन्य पिछड़े वर्गों की क्या है, सामाजिक समस्या है। दूसरी समस्या आर्थिक समस्या है, पैसों के मामले में भी समस्या इनके अंदर है। पिछड़ेपन का राजनीतिक कारण भी एक प्रकार से ये भी एक समस्या है। मतलब कि आंतरिक असमानताएं भी इनमें होती हैं। तो इस प्रकार से कई सारी समस्याएं हैं। 67 नंबर प्रश्न है, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निराकरण हेतु 2 सुझाव दीजिए। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निवारण के लिए 2 सुझाव दीजिए। तो पहला सुझाव ये है कि यह आवश्यक है कि अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में उन्हीं जातियों को सम्मिलित किया जाए जो सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पर वास्तव में पिछड़ी हैं, सभी को ना शामिल किया जाए, तभी अन्य पिछड़े वर्गों की एक प्रकार से समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। दूसरी बात, जो जातियां वास्तव में पिछड़ी हुई हैं, जिनमें शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का अभाव है यानी कमी है, उन्हें समुचित प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, तभी आगे बढ़ेगा। सभी को नहीं किया जाए, जो उस लायक है उनको किया जाए, तो ये बेटर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 68 नंबर प्रश्न, 68 यानी कि 68 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है।
68 नंबर प्रश्न है कि पिछड़े वर्ग से संबंधित काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ, बताएं। पिछड़े वर्ग से संबंधित काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ, तो 29 जनवरी 1953 ईस्वी में काका कालेलकर आयोग जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको कहा जाता है, इसका एक प्रकार से सूत्रपात होता है और इसके अध्यक्ष थे कौन, काका कालेलकर स्वयं थे। ओके, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके अध्यक्ष बीपी मंडल स्वयं थे। ओके, 69 नंबर प्रश्न देखिएगा, मंडल आयोग की नियुक्ति कब हुई, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 1 जनवरी 1979 ईस्वी को मंडल आयोग की नियुक्ति होती है और इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, बीपी मंडल, जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वो थे बीपी सिंह। ओके, 70 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग के 4 सुझाव दीजिए, मतलब लिखिए। तो पहला सुझाव ये है मंडल आयोग का कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% स्थान आरक्षित किए जाएं। ये मंडल आयोग की ही सिफारिश पर बातें की गई थी। जो 27% का आरक्षण है, 27% का जो आरक्षण है, जो कि किसको मिला हुआ है, पिछड़ी जातियों को मिला, मतलब कि जो पिछड़ी मतलब वर्ग के हैं उनको मिला हुआ है। वो खास करके क्यों मिला हुआ है, वो एक प्रकार से वो पिछड़े वर्ग जो आयोग बना था उसी के द्वारा बना हुआ है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अगला है क्या, मंडल आयोग की अगला सुझाव, दूसरा सुझाव ये है कि पदोन्नति के लिए, यानी कि पदोन्नति के लिए 27% के मतलब सिद्धांत को लागू किया जाए। यानी पदोन्नति के लिए भी, यानी कि किसी मतलब कि पद की उन्नति होनी है, किसी पद पर आप हो, आपका क्या होना है, प्रमोशन होना है, तो उसके लिए भी 27% का सिद्धांत जो है लागू किया जाए। ये इसका एक प्रकार सुझाव था। तीसरा सुझाव ये था कि पिछड़े वर्गों में साक्षरता बढ़ाने के लिए एक समयबद्ध योजना लागू की जाए। और चौथा ये था कि पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक, प्राविधिक और व्यावसायिक श्रेणी की सभी संस्थाओं में 27% आरक्षण आरक्षित किए जाएं। इस प्रकार से सुझाव दिया गया था। 71 नंबर प्रश्न यह है कि स्त्रियों की दशा सुधारने के में दयानंद सरस्वती ने क्या प्रयास किया। स्त्रियों की दशा सुधारने में दयानंद सरस्वती ने क्या प्रयास किया भैया, तो प्रयास है कि स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया, बाल विवाह समाप्त करने के लिए प्रयास किया, उन्होंने अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया, विधवा तथा अनाथ स्त्रियों के लिए अनेक आश्रम भी इन्होंने बनवाए दयानंद सरस्वती जी ने। ओके, मतलब कि जो अब अंतरजातीय विवाह यानी कि दूसरे जाति में विवाह करो, ये सब विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, सरकार द्वारा किए गए 2 महिला कल्याण कार्य लिखिए। तो पहला ये है कि निर्धन एवं अभावग्रस्त महिलाओं तक ऋण की सुविधा पहुंचाने हेतु महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष की स्थापना की गई। और दूसरी बात है कि 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया गया ताकि महिलाओं को पर हो रहे जो अन्याय हैं, जो अत्याचार है, उनसे लड़ा जा सके। ये 2 कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहे हैं। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है। 73 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न देखिएगा, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। दहेज, ये सब ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्न पूछा जाता है। दहेज निरोधक अधिनियम जो पारित हुआ था 1961 ईस्वी में पारित हुआ, 1961 ईस्वी में। 75 नंबर प्रश्न देखिएगा, हिंदू महिलाओं की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो हिंदू महिलाओं की 4 समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली समस्या वैवाहिक समस्या, दूसरी समस्या कौन सी, पारिवारिक समस्या, तीसरी समस्या स्वास्थ्य संबंधी समस्या और चौथी समस्या क्या, सामाजिक समस्या। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 76 नंबर प्रश्न है, हिंदू महिलाओं की कोई 4 वैवाहिक समस्याएं लिखिए। तो 4 वैवाहिक समस्याएं, शुरुआत की समस्या मैंने वैवाहिक समस्या बताई, इसका 4 प्रकार बताइए। तो पहली वैवाहिक समस्या में देखेंगे बाल विवाह हो जाता है, ये समस्या, दहेज प्रथा की समस्या, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक की समस्या और विधवा पुनर्निषेध की समस्या। अच्छा, हिंदुओं में तलाक यानी विवाह विच्छेद था 1955 के एक्ट के तहत लागू किया गया है। ओके, जो है हिंदू विवाह अधिनियम आया था 1955 में, उसके तहत लागू किया गया। ओके, विवाह विच्छेद का नियम। 77 नंबर प्रश्न देखिएगा, कमजोर वर्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली जो है विशेषताएं ये है कि कमजोर वर्ग का कि वे व्यक्ति जो पूर्णतया दैनिक मजदूरी पर ही आश्रित हैं और यह भी अनियमित और ऋतुओं के परिवर्तन पर आश्रित हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, ये पहली विशेषता होगी कमजोर वर्गों की। दूसरी विशेषता ये है कि वे व्यक्ति जो निरंतर कार्य करते रहने के उपरांत भी ऋणग्रस्त हों और जिनका शोषण किया जाता हो, यानी कि कितना भी वो डेली कार्य करते हैं लेकिन फिर भी गरीब हों, फिर भी उनका कर्जा ना चुक पा जा रहा हो, यानी वो अपना कर्जा ना चुका पाएँ, तो ये कमजोर वर्ग की विशेषता ही है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 78 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष।
अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता संबंधी 4 समस्याएं लिखी। अस्पृश्य जाति की अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत वाली समस्या है, वो 4 समस्याएं। पहली समस्या ये थी कि सार्वजनिक पूजा के स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते थे पहले, अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या थी कि धार्मिक क्रियाओं का संपादन नहीं कर पाना, ये भी एक समस्या थी अनुसूचित मतलब कि अनुसूचित जातियों की। तीसरी समस्या ये थी कि सार्वजनिक कुओं तथा तालाबों का प्रयोग ये नहीं कर पाते थे पहले, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, नल वगैरह हो गए घर में सबके। अगला, होटलों, जलपान गृहों और मनोरंजन के स्थलों पर प्रवेश नहीं होता था इनका, जहाँ पर और उच्च वर्ग के लोग थे वहाँ पर निम्न वर्ग के लोग जो हुआ करते थे वो नहीं जाया करते थे, तो इस प्रकार से रोक था। ओके, 79 नंबर। और ये गलत बात थी, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर भेदभाव अगर किया जाए, सबसे बड़ी गलत चीज़ यही है, मेरे हिसाब से यही गलत चीज़ है, सबसे बड़ी गलत चीज़ है। ओके, अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों की समस्या के हल हेतु 4 प्रयास लिखिए। अनुसूचित जनजातियों की समस्या हेतु 4 हल लिखिए। तो पहला हल ये हो सकता है कि लोकसभा तथा राज्य विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात, सेवाओं में आरक्षण की सुविधाएं दी जाएं उनको। तीसरी बात, संवैधानिक संरक्षणों में क्रियान्वयन की जांच हेतु संसदीय समिति का गठन किया जाए ताकि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चौथी बात है कि राज्यों के कल्याण विभागों की स्थापना की जाए जो कि जातीय कल्याण कार्यों को देख रेख मतलब उसकी कर सके और अच्छे तरीके से इनको बढ़ा सकें। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 80 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, निर्बल वर्ग से आप क्या समझते हैं? निर्बल या कमजोर वर्ग का तात्पर्य उस वर्ग से है जो सामाजिक संरचना में सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से वंचित एवं पिछड़े हैं। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको तो सरकार की निगाह पहुंचनी चाहिए। जो बेचारे लगातार दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जो है ईटा गारा दे रहे, दुनिया भर का एक प्रकार से बहुत मेहनत कर रहे, उसके बाद में जो है कुछ पैसे पा रहे। सरकार को चाहिए कि उनके लिए कुछ व्यवस्था करे। जो इधर उधर घूम रहे हैं बेचारे, बहुत सारे जो है ये तमाम प्रकार के जो लोग घूम रहे हैं, इनके लिए एक अपार्टमेंट बनवा दें बढ़िया सा, उसी में एक एक फ्लैट दे दें या एक एक कमरा दे दें, सभी को मान लेते हैं रहने के लिए, वो इसी में आप रहें, उसी में सफाई वफाई करें, उसी में खाएं पिएं। इस प्रकार से व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जो टैक्स का पैसा जाता है वो क्या करते हैं सरकार, तो सरकार को नीति बनानी चाहिए ताकि गरीब लोग सुखी हो। हथियार खरीद करके दुनिया भर का ये करके फिर कोई उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता। अब जितना ज़्यादा पैसा वैसे हथियार और ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा, चूँकि अगर आप नहीं बचोगे तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन गरीबों के लिए उसी फंड में से थोड़ा सा गरीबों के लिए भी दान किया मतलब किया जाए। गरीबों के लिए, या फिर जो चौराहे पर बेचारे बैठे रहते हैं, आप देखोगे कपड़े उनके तन पर नहीं है, घिसक घिसक करके चल रहे हैं, पैर भी टूटा हुआ है। अरे आप निकलो तो कभी बाहर, अगर निकलोगे शहरों में खास करके ऐसी बहुत सारे पागल घूम रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके लिए व्यवस्था निश्चित तौर पर सरकार को करनी चाहिए ताकि वहीं पर लोगों को अच्छा, व्यवस्था सरकार ने किया भी है लेकिन वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है। सबसे बीच वाले जो लोग हैं, यही सारी चीज़ें गड़बड़ी बीच वालों में है, सरकार में भी नहीं। सरकार चाहती है कि मैं कितना अच्छा से अच्छा कार्य करूँ ताकि 5 साल के बाद में फिर मेरा नंबर आए, फिर मैं आऊँ, ठीक, ये चीज़ है, तो करनी चाहिए। गरीबी के लिए सरकार को कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति से क्या तात्पर्य है? अनुसूचित जाति से क्या तात्पर्य है भैया? सामान्य रूप से अनुसूचित जाति का अर्थ उन अस्पृश्य जातियों से लगाया जाता है जो घृणित पेशों या व्यवसायों के माध्यम से अपनी जीविका चलाती हैं, यानी जो कि ऐसे पेशे करती हैं जो कि घृणा लोग जिस पेशे से करते हैं लेकिन बिना उसके काम भी नहीं चलते। जैसे कि मोची है, वो जो है पॉलिश करता है जूता, तो उससे आप घृणा जो है करते हो उस पेशे से, लेकिन आप भी तो अपना जूता वहीं से करवाते हो पॉलिश ना, कोई मोची है उसी से यहाँ पे करवाते हो ना। या इसी प्रकार से जिस भी जाति यानी जो चमड़ा बनाता है उसके यहाँ पे आप तो जा करके जो है अपना चप्पल वगैरह बनवाते हो, ये तमाम प्रकार की चीज़ें, ठीक, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ यार सबसे मुझे शहरों में खास करके बुरी ये लगती है, जो मुर्गा उर्गा वाली दुकानें होती हैं उस पर काटते पीटते हैं, बहुत बदबू करता है उस एरिया में। आप जाओ कभी निकलना हो तो यार उल्टी आ जाती, एकदम से बाहर में उल्टी हो जाती है। अब मैं तो गया एक बार यार, अभी एक बार क्या, आप डेली तो अब तो इधर उधर जाना पड़ता है, खास करके मैं तो बनारस में एक जगह यहीं पर, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उससे। तो ये खास करके ये गलत, इसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि ये लोग सड़कों पर इतना ज़्यादा जो है दुनिया भर का पंख संग में फैला रहता है, खून वून इधर उधर गिरा रहता है, टांगे रहते हैं ऐसे यार, वो बड़ा बदबू बेकार लगता है। और पता नहीं कैसे लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं वहीं पर, उनको कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे देखो क्या उल्टी आ रही एकदम से। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति से क्या तात्पर्य है भैया? तो ऐसे जाति जो कि अस्पृश्य या घृणित पेशे या फिर व्यवसायों में लगे हुए हैं उनको अस्पृश्य जातियाँ कहते हैं।
82 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति को परिभाषित कीजिए। अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जो विभिन्न विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक नियोक्ताओं से पीड़ित हैं, जिनमें बहुत सी नियोक्ताएं उच्च जातियों के द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू कर दी गई हैं। ये डॉक्टर मजूमदार ने बात कही है। और निश्चित तौर पर अस्पृश्य जातियाँ वही, मतलब अनुसूचित जाति अस्पृश्य जाति वही चीज़ें। अगला प्रश्न देखिए, 83 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की दो सामाजिक समस्याएं लिखिए। पहली समस्या है निम्न स्थिति इनकी होना, यानी कि परंपरागत रूप से चली आ रही अस्पृश्यता की विचारधारा के कारण अनुसूचित जाति को समाज की निम्न जाति माना जाता है या समाज मानता आ रहा है, और उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा उन्हें घृणा से देखा जाता है। ये निम्न स्थिति, ये सबसे बड़ी समस्या जो एक प्रकार से अनुसूचित जातियों की रही है। और दूसरी समस्या रही सामाजिक संपर्क पर रोक, यानी सामाजिक संपर्क पर रोक इनकी लगा दी गई। यानी अनुसूचित जाति अर्थात अस्पृश्य जातियों के द्वारा संपर्क पर भी एक सामाजिक समस्या है। उन्हें उच्च जातियों से मतलब सामाजिक संपर्क रखने, उत्सवों व कार्यक्रमों में सहभागी बनने तथा खान पान का संबंध भी रखने से वंचित रखा गया। और अब जाकर के खास करके ये तमाम सारी चीज़ें आप देखेंगे साफ हो रही है और लोग आपस में मिल जो है रहे हैं और सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। और ठीक सबसे यही चीज़ है कि सभी लोग मिलजुल करके सभी समान हैं और सभी उस भगवान की संतान हैं। ओके, 84 नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के दो कारण लिखिए। तो पहला कारण है गर्म जलवायु। चूँकि कुछ लोगों ने गर्म जलवायु को ही जनसंख्या वृद्धि का कारण बताया। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि भारत की जलवायु गर्म है, इस कारण से भारत में लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं, मतलब कि लड़कियाँ ज़्यादा होती है, संतान उत्पत्ति ज़्यादा होती है। गर्म जलवायु के कारण से छोटी उम्र में परिपक्वता आती है और प्रजनन अवधि लंबी हो जाती है। इससे जनसंख्या वृद्धि में सहायता मिलती है। खासकर भारत के जो लड़के होते हैं बड़े छिछोरे टाइप के होते हैं। मतलब कि जो विदेशों के लड़के होंगे आप देखिएगा, विदेशों के लड़के आप देखें थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप विचारधारा उनकी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और जो गर्म एरिया के लड़के होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इसे भारत एक प्रकार से गर्म जलवायु भारत की है। साउथ अफ्रीका की जलवायु जहाँ से विषुवत-रेखीय एरियाज है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती हैं, उनमें खासकर क्या होता है कि परिपक्वता पहले आती है, उनके अंदर जो प्रजनन की क्षमता होती है पहले विकसित हो जाती है। और ख़ास करके इसी कारण से क्या हो जाता है, जो है पहले शादी हो जाती है, बाल विवाह हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, लड़के और लड़कियां क्या करते हैं एक प्रकार मतलब कि जो संतान है वो मतलब कि उत्पन्न होती है। और खास करके अशिक्षा सबसे, मैं तो बोलूँगा आज के भौतिकवादी समाज में अगर ये कोई बोले कि गर्म जलवायु के कारण से ऐसा होता है तो गलत बात है। क्योंकि तमाम प्रकार के उपकरण उत्पन्न हैं, मतलब कि जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनका प्रयोग करके सारी चीज़ें करें तो उसमें फिर आप जनसंख्या बढ़ने का कोई खतरा ही नहीं है। ओके, अशिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, वो अशिक्षा है। जनसंख्या वृद्धि को अगर रोकनी तो समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। ठीक है, अशिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि लोग मतलब इससे लोग परिवार नियोजन के साधन नहीं अपनाते हैं। जो परिवार नियोजन के साधन है, परिवार को कंट्रोल करने के जो साधन है, अशिक्षित लोग अंधविश्वासों में जो है अधिक विश्वास रखते हैं, जिनके कारण से जनसंख्या वृद्धि होती है। वो सोचते हैं कि ईश्वर की मर्जी है या भगवान की मर्जी है या खुदा की अल्लाह की मर्जी है जो कि हमको जो है लड़के और लड़कियां मिल रही हैं। अल्लाह की मर्जी या भगवान की मर्जी नहीं होती कि आपके लड़का या लड़की या क्या होने वाला है। ये आपके गुणसूत्र पर और आपके जो है स्पर्म पर डिपेंड होता है, या फिर आपके क्रियाकलाप पर डिपेंड होता है। आप किस प्रकार से चीज़ें करते हैं और कितना करते हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके कितने बच्चे होंगे। ठीक, ये खुले मंच पर मैं एक प्रकार से, चूँकि एक प्रकार से जो यौन प्रशिक्षण है इसको खासकर पढ़ाया जाता है। आप इसको जो आप में जो फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ है उसमें एक चैप्टर है यौन शिक्षा का, सेक्स एजुकेशन का एक चैप्टर ही है। उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से समझाया जाता है, बताया जाता है, ताकि जो है लोग परिपक्व हो सके और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो सके। खास करके आजकल की जो पीढ़ी है ये समझ रही सारी चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 85 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के दो परिणाम लिखिए। जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसका परिणाम क्या होगा। पहला परिणाम होगा कि रहन सहन का स्तर जो होगा निम्न हो जाएगा। अधिक जनसंख्या का प्रभाव रहन सहन के स्तर तथा मानसिकता पर पड़ता है। अधिक जनसंख्या वाले देश व्यक्ति होते हैं अच्छे रहन सहन नहीं हो पाता, उनका अच्छा स्तर नहीं हो पाता है और जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगली समस्या है भैया, अगली समस्या उत्पन्न हो जाती है समस्याओं में वृद्धि होती है। कई सारी समस्याओं में बढ़ोतरी हो जाती है जनसंख्या के वृद्धि के कारण से। अधिक जनसंख्या का अर्थ ये है अधिक समस्याएं। किसी भी देश में अधिक जनसंख्या के कारण से वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएं भी अधिक हो जाती हैं। जैसे बेकारी की समस्या बढ़ जाती है, निर्धनता बढ़ जाती है, अल्पसंख्यकों की मांगें बढ़ जाती हैं,
और इसके अलावा अलग प्रदेशों एवं प्रांतों की मांगे एवं भाषा का विवाद उत्पन्न होने लगता है। तो एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के कई सारे परिणाम हो सकते हैं। 86 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के 2 उपाय लिखिए। पहला उपाय है परिवार नियोजन। ठीक, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं, अतः इसके प्रति भी जनता में जागरूकता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकती है। और बिल्कुल परिवार नियोजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जनसंख्या को रोकने का। दूसरा, शिक्षा का प्रसार, यानी परिवार नियोजन व परिवार कल्याण को शिक्षा के प्रसार द्वारा और अधिक सफल बनाया जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवारों के महत्व को सरलता से समझ सकते हैं। और 4 लड़का 5 लड़का हो गया तो फिर दुनिया भर का झमेला, और फिर दुनिया भर का, किसी के पास टॉफी नहीं, किसी के पास पेंसिल नहीं, किसी की पटरी टूट गई, किसी के पास रबड़ गिट्ट नहीं है। यानी जो रबड़ गिट्टे मतलब समझ रहे हैं, जो खोइनी जिसको कहते हैं, खोने वाला, क्या बोलते हैं, इरेजर मिटाने वाला, उसको हम रबड़ गिट्ट हम लोग बोलते थे बचपन में। ठीक, खोइनी, तो ये चीज़ हो गई। 87 नंबर प्रश्न है, परिवार नियोजन क्या है? ये तो भी जानना जरूरी है ना। परिवार नियोजन जनसंख्या के नियंत्रित और नियमित करने की एक प्रभावशाली क्या है, विधि है। और परिवार नियोजन का अर्थ बच्चों की उत्पत्ति पर रोक नहीं लगाना है, बल्कि उनकी उत्पत्ति को व्यवस्थित करना है। इसलिए इसे आज मतलब कल परिवार कल्याण कहा जाता है। परिवार कल्याण परिवार नियोजन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे ही ना पैदा करो, आप बच्चे पैदा करो, सीमित बच्चे, जैसे कि एक लड़का हो गई और एक लड़की हो गई, एक लड़का और एक लड़की। हिंदू में खास करके तो अब सभी लोग ऐसे ही हो रहे हैं कि अगर एक लड़का हो गया पहले तो एक और देख लेते हैं कि अगर लड़की हुई या लड़का हुआ तो फिर 2 पे ही कंट्रोल, और यही बेटर भी है। हम 2 हमारे 2, यही अपनाना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम भाइयों को भी ये बात समझनी चाहिए कि ज़्यादा जो है लड़के ज़्यादा लड़कियां हैं, फिर जनसंख्या बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं है। और आप भी परेशान होंगे, आपके बच्चे जब आप देखोगे कि कोई दूसरा बच्चा वो चॉकलेट खा रहा है और आपका बच्चा एक प्रकार से चवन्नी का कम्पट नहीं खरीद पा रहा है, तो आपको दिक्कत होगी ना देख करके। आपका बच्चा एक प्रकार से अच्छा कपड़ा नहीं पहन पा रहा है, बगल कोई लड़का है वो कोट पैंट पहन के घूम रहा, तो आप भी चाहेंगे ना कि आपका बच्चा कोट पैंट पहने। वो बच्चा सोचेगा कि जो है उनका लड़का कोट पैंट पहने, तो आपसे कहेगा कि पापा मुझे भी कोट पैंट चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे समझदार हो जाते हैं बेचारे, गरीबी में पले बढ़े तो उनके अंदर जो है बचपना ख़त्म हो जाता है। तो खास करके ऐसा होता है, गरीब जो है, खास करके मैं बताऊं तो मैं भी खुद भी जो है गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फैमिली, हम लोग जो है बहुत मिडिल क्लास, बहुत लोएस्ट फैमिली से हैं। और ख़ास करके आप देखेंगे तो हम लोग फैमिली में क्या होता है कि पहले जो अपने अंदर ही मतलब कि हमने लोगों ने पापा से कभी नहीं कहा होगा कि पापा हमको जो है साइकिल चाहिए या छोटी साइकिल या गाड़ी चाहिए या हमको एक खिलौना चाहिए। आज तक तो मुझे याद नहीं कि मैंने जो है कुछ कहा कि मुझे चाहिए। या फिर मेरे भाई, जो बड़े वाले भाई या मुझसे बड़े भाई, उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि पापा मुझे चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने परिस्थितियों को समझ लिया पहले से। और गरीब के लड़के जो होते हैं वो परिस्थितियों को समझ जाते हैं। तो एक प्रकार से आप समझिए कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गरीबता इसी से फैलती है, जनसंख्या से। लेकिन कहीं कहीं जनसंख्या ही क्या करती है, अच्छा कुछ की मानसिकता ये है कि जो है लड़के क्या होते हैं, धन होते हैं, परिवार ही धन है, लेकिन ज़्यादा धन बटोरने का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किसी की बात को कोई बुरी मत लगी है मेरी बात, इसको कोई धर्म विशेष पर मत लीजिएगा। ये एक प्रकार से पढ़ाई, तो उसको एक प्रकार से समझिए भाई, आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इसको लेकर के, ये समझना परम आवश्यक है। 88 नंबर प्रश्न है, परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए। परिवार नियोजन एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति, परिवार की भलाई और समाज सुधार और देश की उन्नति करना होता है। इस परिभाषा को दिया था H.N. कौल ने, बड़ी अच्छी परिभाषा परिवार नियोजन की, देख लीजिएगा। 89 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 89 नंबर प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन की 4 आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। तो भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व, पहला महत्व ये है या आवश्यकता ये कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए अनिवार्य है परिवार नियोजन। दूसरी बात, सामाजिक प्रगति के लिए अनिवार्य है परिवार नियोजन। तीसरी बात है, आर्थिक समृद्धि के लिए अनिवार्य है परिवार नियोजन। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है परिवार नियोजन। ओके, तो इस प्रकार से परिवार नियोजन कई प्रकार से आवश्यक है। 90 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में 2 बाधाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो 2 बाधाएं आ रही परिवार नियोजन में, उन 2 बाधाओं का मेंशन कीजिए। तो भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में कई सारी बाधाएं, जैसे पहली बाधा है बाल विवाह।
बाल विवाह अप्रत्यक्ष रूप से परिवार नियोजन के मार्ग में एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, अशिक्षा और अंधविश्वास। अशिक्षा एवं अंधविश्वास परिवार नियोजन में एक वह बहुत महत्वपूर्ण या फिर प्रमुख बाधा है। और हमारा समाज धर्म प्रधान समाज है एवं लोग संतान को ईश्वरीय देन मानते हैं। भाग्यवादिता परिवार नियोजन की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। ओके, 91 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। तो सांप्रदायिकता क्या होती है? एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वह समूह होता है जो प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से क्या होते हैं? पृथक होते हैं, यानी कि अलग होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है। ये विंसेंट स्मिथ का कथन है। यानी सांप्रदायिकता मतलब होता है कि एक जैसी संस्कृति, एक जैसी भाषा, एक जैसा कल्चर हो, तो आप मान लो कि वो आपकी जो है समुदाय का है। ओके, यानी कि मतलब कि आपके संप्रदाय का है। संप्रदाय में क्या होता है कि एक ही जैसी सारी चीज़ें होती हैं। एक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो कि धार्मिक और भाषा के हिसाब से जो है दूसरी से अलग होता है, दूसरी इकाई से अलग होता है, सामाजिक इकाई से। 92 नंबर प्रश्न, सांप्रदायिकता के 4 कारण बताइए भाई। पहला कारण है सांप्रदायिकता का पहला कारण है मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता। मुसलमानों की जो है धार्मिक जो कट्टरता है वो अपने धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा कट्टर रहते हैं। उनके लिए पहले आप देखेंगे खास करके कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनके लिए पहले इस्लाम आता है, बाद में हिंदुस्तान या बाद में भारत आता है, लेकिन कुछ हैं बहुत ज़्यादा वफादार। और ख़ास करके आप देखेंगे कि मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता जो है ये कहीं न कहीं पे सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। दूसरा है आर्थिक व जो है शैक्षणिक पिछड़ापन। आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, जो जिनके पास पैसे रुपए नहीं रहते हैं वो खास करके क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? संप्रदायवाद में कूद पड़ते हैं। वो अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे की हत्या कर देते हैं। अभी उदयपुर वाला मामला आप देख ही रहे होंगे। अब क्या ज़रूरत यार, अब बताओ, किसी की जान ले लेना, किसी की जान आप किसी व्यक्ति को कभी बना सकता है कोई इंसान? दुनिया का कोई इंसान, बड़े से बड़े साइंटिस्ट कोई इंसान बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो उसको मारने का अधिकार भी किसी को नहीं है। और मारने के बाद में वीडियो बना करके समाज में वैमनस्यता फैला रहे हो। और ये सब किस कारण से हो रहा है? ये जो टीवी पे जो डिबेट होता है दुनिया भर का, एक प्रकार से उसमें जो है ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, ये है दुनिया भर का ढिढोरा। ये टीवी पर आकर के पीटने वाले या फिर जो तमाम सारे लोग हैं, इनको टीवी डिबेट बंद करना चाहिए। इनमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बहुत सोच जो है, मानसिकता आपकी दूषित हो जाती है। जो व्यक्ति डिबेट देखते होंगे उनकी मानसिकता दूषित हो जाती है। हिंदू मुस्लिमवाद इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा, मतलब कि आप परेशान हो जाओगे देखते देखते। और ये खास करके ये आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ही होता है कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं। पैसे के लिए आप किसी की कत्ल कर दिया, खून कर दिया, ये कोई अच्छी बात है यार? बहुत बेकार चीज़ है। तो ये चीज़ है सांप्रदायिकता का। हिंदुओं में प्रबल हिंदू राष्ट्र की भावना, ये भी क्या है? सांप्रदायिकता का एक कारण है। इसके अलावा शासन की उदासीनता। और धर्म के मामले में, संप्रदाय के मामले में धर्म मतलब कि जो वो है शासन है वो भी कुछ नहीं बोलता। चूँकि अगर किसी भी धर्म के ऊपर अगर शासन कुछ बोलेगा तो उसकी वोट बैंक की जो राजनीति है या उसका जो वोट है वो भी कम होने लगेगा। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। ओके, अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न, नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद क्या है भैया? समझिए नक्सलवाद के बारे में। नक्सलवादी आतंकवाद का आशय है माओ से तुंग के क्रांतिकारी हिंसक वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद, जो अपना लक्ष्य बताता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना। क्या बताते हैं? सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना हर एक देश में। माओ से तुंग जो हैं ये खास करके आप देखेंगे तो ये इनके क्रांतिकारी, इनके वंशज, ये लोग हिंसक वामपंथी दर्शन से प्रेरित है। ये लोग अपने आप को एक प्रकार से कहते हैं कि हम जो है अलग से न्याय व्यवस्था मांगते हैं। कई प्रकार की चीज़ें नक्सलवादी होते हैं। अगला प्रश्न है आपके समझ 94 नंबर प्रश्न है, नक्सलवाद का प्रभाव किन किन राज्यों में है? नक्सलवादी का प्रभाव किन किन राज्यों में भैया? खास करके जो आचार्य मूवी आई है रामचरण की, उसमें देखिएगा नक्सलियों के बारे में बताया गया। तो नक्सल उसमें बताया गया नक्सलवाद के बारे में। कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमला करते हैं और जो शासन प्रशासन उनसे उलझते रहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें। नक्सलवाद का प्रभाव आप देखेंगे बिहार में है, बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। इन राज्यों में नक्सलवाद एक प्रकार से चरम पर आप देख सकते हो। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 95 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा बताइए। राष्ट्रीय एकीकरण की बात की है तो राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से एक सत्ता के अंतर्गत कई छोटे छोटे राज्यों के
बंधे या फिर एक प्रकार से बंध जाने, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक रीति रिवाज का पालन करने या एक भाषा, तीज त्योहारों आदि से प्रभावित होने तथा मानसिक दृष्टि से सभी लोगों में एकता की भावना उत्पन्न होने के रूप में राष्ट्रीय एकीकरण मतलब उसी को कहते हैं, जो सभी में सभी को अपना समझे, हर एक जो है चीज़ों को अपना समझे, हर एक राष्ट्र के व्यक्तियों को अपना भाई अपना बंधु समझे, अपनी बहन समझे, इस प्रकार चीज़ें हो तो वो एक प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण। अच्छा, राष्ट्रीय एकीकरण में ये नहीं है कि अपनी बहन समझे हर एक लड़की को या हर एक लड़के को भाई समझे, लेकिन भाई समझना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री राम कहते थे कि बस अपनी नारी को छोड़ सभी दुनिया में जितनी नारी हैं रिश्ते में मेरे कुछ और नहीं, माँ बेटी बहन हमारी हैं, आप उनके विचारधाराओं पर चलें, ज़्यादा बेटर रहेगा। कि ये चीज़ है राष्ट्रीय एकीकरण, मतलब होता है कि हर एक चीज़ अपना है और इस प्रकार समझें, कोई पराया नहीं है। 96 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित कीजिए। डॉक्टर संपूर्णानंद इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक प्रक्रिया होती है। मन में जनसाधारण के प्रति एकता, पारस्परिक निर्भरता, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना सन्निहित होती है, वो राष्ट्रीय एकीकरण होता है। ओके, अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न दिखेगा, राष्ट्रीय एकीकरण के 4 आधार बताइए। पहला आधार है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता जो होती है राजनीति मतलब कि राष्ट्रीयकरण का या राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानाता है भौगोलिक एकता। दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक एकता। ओके, तीसरा धार्मिक समन्वय, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सब राष्ट्रीय एकीकरण को प्रेरित करते हैं। ऐतिहासिक राजनीतिक एकता, इतिहास या राजनीति के हिसाब से एकता अगर रहेगी तो ये भी राष्ट्रीय एकीकरण में एक प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण ही कहलाएगा। इसको आधार बना करके राष्ट्रीय एकीकरण की परिभाषा दी जाती है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है कि सभी चीज़ें आपस में एकता हो, सामाजिक एकता हो, चाहे भौगोलिक एकता हो, चाहे धार्मिक एकता हो, चाहे ऐतिहासिक या राजनीतिक एकता हो, सब में एकता हो, हर एक क्षेत्र में एकता हो। एकता कोई जो है, मैं सोचिएगा किसी का नाम होगा, खास करके लड़कियों का एकता नाम होता तो उसके लिए अगर किसी को बुरा ना लगे। 98 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में 4 बाधाएं लिखिए। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में 4 बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली बाधा है भाषावाद, यानी भाषा की समस्या ने देश के विभिन्न राज्यों में हिंसा, तनाव, घृणा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करके राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। सबसे जो है भाषावाद जो होता है, यानी कि भाषा जो है ये राष्ट्रीय एकीकरण में ये बाधक सिद्ध होती है, क्योंकि सभी लोग अपनी भाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं और ख़ास करके हिंदी को अगर बढ़ावा दे तो हिंदी आज राष्ट्रभाषा बन जाती, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं देना चाह रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा सिद्ध करती है। दूसरा है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता एक प्रकार से ये भी राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है। विभिन्न धर्मों के बीच उपस्थित जो सांप्रदायिकता की भावना है उसने राष्ट्रीय एकता को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है। तीसरी बात है, आप देखिएगा राष्ट्रीय एकता को या राष्ट्रीय एकीकरण को मतलब राष्ट्रीय एकीकरण को मतलब कि धार्मिक कट्टरता ने ही एक मतलब फैलाई। आप देखो कि जो अरब की कंट्रीज़ हैं वो भारत के बारे में क्या क्या बोल रही थी, और उसमें क्या था कि भारत भी एकजुट नहीं था, भारत के मुस्लिम या भारत के हिंदू एकजुट नहीं थे उसको लेकर के कि वो दूसरा देश हमारे देश के बारे में ऐसा बोल रहा है तो हम भी अपने देश की तरफ से रहे, नहीं उन लोगों का समर्थन कर रहे थे, उन लोगों की वीडियोस को लाइक कर रहे थे, इस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी। तीसरी बात है जातीयता, यानी जातिवाद जो है भारतीय समाज में जो व्याप्त जातिवाद है, जातीयता की जो भावना है, ये राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती है। हर जाति अपने आप को बड़ा समझने लगती है, हर जाति सोचती है कि बस हम ही हैं जो कुछ हैं और कोनो है ये नहीं, इस प्रकार से चीज़ें। ओके, क्षेत्रीयता में क्या होता है, क्षेत्रीयता यानी कि क्षेत्रवाद की भावना। क्षेत्रवाद की भावना कि हमारा क्षेत्र सबसे आगे है, हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे क्षेत्र को दाबेंगे, ऐसा नहीं है, आप अपने देश को आगे बढ़ाओ। क्षेत्रवाद की भावना के फलस्वरूप कई प्रांतों ने अधिकाधिक स्वायत्तता और अधिकारों की मांगें प्रस्तुत की है, इसके कारण राष्ट्रीय संप्रभुता और एकता को खतरा उत्पन्न हुआ है। तो ये सब राष्ट्रीय एकीकरण में क्या है, बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। 99 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के 2 उपाय बताइए। प्रश्न है राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के 2 उपाय बताइए भैया। पहला उपाय है विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को अविलंब समाप्त किया जाए तथा इसके लिए मतलब कि स्वस्थ जनमत भी बनाया जाए, ताकि सभी लोग एकमत होकर के राष्ट्रीय एकता को एक प्रकार से या किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रखें। दूसरी बात है सभी राजनीतिक दल क्षेत्रीय, जातीय और संकीर्ण भावनाओं का त्याग करें
और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान दें। ये जो नेता नगरी हैं, ये जो एक प्रकार से जातिवाद का या फिर धार्मिक राजनीति करते हैं, ये अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करें, थोड़ा सा इसको अपडेट करें, मतलब कि थोड़ा सा राष्ट्रीय पढ़ाएँ, राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करें। 100 नंबर प्रश्न आपके समक्ष, 100वां नंबर, सरकार द्वारा किए गए एकीकरण से संबंधित 2 उपाय बताइए। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सरकार के द्वारा जो उपाय किए गए बताइए। पहला उपाय है सभी भारतीय स्कूलों में शिक्षण कार्य राष्ट्रीय गान के उपरांत ही प्रारंभ किया जाए। ये सबसे बड़ी चीज़ है और ख़ास करके ये किया भी जा रहा है भारतीय स्कूलों में। भारतीय स्कूलों में राष्ट्रगान होता है और प्राइमरी स्कूलों में आप देखेंगे या फिर अंग्रेजी स्कूलों में भी राष्ट्रगान होता है। ओके, और दूसरी बात यह है कि सभी प्रकार के झगड़ों और विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए ताकि किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुँचे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 101 नंबर प्रश्न देखिएगा। 101 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आया हुआ है कि भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण के 4 उपागम लिखिए। तो परिवर्तन क्यों हो रहा है भारतीय समाज में या रूपांतरण क्यों हो रहा है, इसके 4 कारण बताएं, 4 उपागम बताएं। पहला उपागम ये है कि संरचनात्मक उपागम, दूसरा है उद्विकासी यानी कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उसका रूपांतरण बताइए किस उपागम में। तो भाई एक तो संरचना में परिवर्तन हो रहा, दूसरा उद्विकास के रूप में परिवर्तन हो रहा, तीसरा संस्कृति में परिवर्तन हो रहा, चौथा द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक जो उपागम है इसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है समाज में। ओके, संस्कृति में, संरचना में, स्ट्रक्चर में, कल्चर में, ठीक है, और उद्विकास में, द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिकता में। 102 नंबर प्रश्न है भारतीय समाज के रूपांतरण में लौकिकीकरण का क्या योगदान है, बताने का प्रयास करें सभी लोग। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, 10 व्यक्तियों से वीडियो को लाइक करवाओ, शेयर करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ भाई। ओके, अब प्रश्न क्या है कि भारतीय समाज के रूपांतरण में लौकिकीकरण का क्या महत्व है। तो भारत में राजनीतिक परिवर्तन लाने में लौकिकीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लौकिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और भारत में लौकिकीकरण अंग्रेजों की देन है। ओके, किसकी देन है, भारत में लौकिकीकरण जो है ये अंग्रेजों की देन है। तो भारत में राजनीतिक परिवर्तन लाने में लौकिकीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 103 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है भारत समाज में या भारतीय समाज में परिवर्तन के 2 क्षेत्र लिखिए। तो विवाह संस्था में परिवर्तन हो रहा है भारत में और संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है। यानी भारतीय सामाजिक संगठन में आज विवाह प्रणाली में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अनेक कारणों से विवाह आज जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं रह गया है और पति पत्नी दोनों में कोई भी तलाक दे सकता है। ये भारतीय विवाहों के हिंदू विवाह में भी ये परिवर्तन होने लगा है। नियम बन गया, कानून बन गया, तो जाहिर सी बात है लोग उसका उपयोग तो करेंगे ही। अगला संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन। संयुक्त परिवार प्रणाली भी एक प्रकार से भारतीय सामाजिक संगठन की एक प्रमुख विशेषता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं। लगातार संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और लोग जो तलाक वगैरह की भी एक प्रकार से हिंदुओं में विवाह विच्छेद भी अपने जटिल पर है, वो विवाह विच्छेद भी हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तमाम प्रकार की चीज़ें जो है आज भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर पहले था वो बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। ओके, ये क्लियर हो गई बात। इस प्रकार से आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें समझा दी। तो ये था एक प्रकार से, यहीं पर महासंग्राम लेक्चर आपका समाप्त होता है। आगे आप ये वीडियो देख लीजिएगा जिनका पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको 4 वीडियो मिल जाएंगे, चारों वीडियोस देख लीजिएगा, आपका पेपर सारा संपन्न हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं गया। ओके, इन सभी प्रश्नों को बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए अवेलेबल है, सभी मतलब कि सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में सभी में ये प्रश्न आने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ वाला वीडियो देख लीजिएगा। ओके, ये मॉडल पेपर देख लीजिएगा, राजनीति शास्त्र का है, ये भी लिखित मॉडल पेपर है, इसको देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप भूगोल का मॉडल पेपर देख लीजिएगा, लिखित वाला मॉडल पेपर यही है, देख लीजिएगा। उसके अलावा शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 1 देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, जिस प्रकार से इसमें हमने प्रश्न के उत्तर बताए, इसी प्रकार से इसमें इकोनॉमिक्स का भी मैंने बताया है, प्रिंसिपल साहब मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद भाई।